Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying amines, and in amines we are studying properties of amines, in which we have completed uh, properties of physical properties of amines and some chemical properties. Today we will continue chemical properties of amines. Okay, this chapter is the last chapter of organic reaction, you can say chemical reactions chapter. After that you have to learn only one biomolecules, okay, in which we have to study protein and carbohydrate. Let's start first with the diazotization reaction. Okay, diazotization reaction in which aniline react with HNO2, or you can say it react in presence of NaNO2 plus HCl. Okay, NaNO2 plus HCl 0 to 5 degrees centigrade. Then it gives diazonium salt. And student, you know that diazonium salt is a very important reagent through which we can prepare all type of organic compounds. Okay, through which we can prepare all type of compounds. Okay, this is the formation of diazonium salt is known as diazotization. Formation of diazonium salt is known as diazotization. Okay, next we will see the electrophilic substitution. Next one is the, ये तो हम लोगों ने देख लिया डायजोनियम साल्ट कैसे बनता है, और ये डायजोनियम साल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऐसे कंपाउंड बने जो कि सिंथेसिस के लिए बहुत अच्छे थे। एक तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा जो हमारा डायजोनियम साल्ट, जिसको वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि इससे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमाइन ग्रुप है उसके पास एक लोन पेयर है जिससे कि वो एनिलीनियम आयन बना लेता है, इसलिए थोड़ा सा इसके रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या मिलेगा, उसको इस बेस पे हमें पता लगेगा कि रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है ये कि अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो हम जो है कि ये जान सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से ये रिंग काम करती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
ये एक एनिलीनियम आयन का काम करेगा। अब इसके बाद ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब ये अंदर की ओर जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और ये बाहर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये अंदर की ओर जाएगा और ये बाहर की ओर जाएगा। ऐसा सब क्यों होता है? ऐसा बैलेंसिंग के कारण और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण ऐसा सब कुछ होता है। इसके बाद ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये अंदर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर चला जाएगा। तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पे है NH2। अब इस स्ट्रक्चर से हम क्या कंक्लूड करते हैं, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या दिखाई देता है, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है? इस स्ट्रक्चर से पहला बात तो ये पता लगता है कि एनिलीन कैन फॉर्म, एनिलीन कैन फॉर्म एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन which can be meta directing, ओके। अब ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, इसकी क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे ज़रूरत थी, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अभी हम लोग जब इसमें रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मेटा प्रोडक्ट जो है आर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा बनता है परसेंटेज सॉरी, मेटा प्रोडक्ट आर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा बनता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि रिएक्शन के दौरान बीच में एनिलीनियम आयन बन जाता है। ये क्या है हमारा? एनिलीनियम आयन, ये वैसे ही है जैसे अमोनियम आयन। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए वहाँ 47% जो है कि मेटा प्रोडक्ट बनता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम हर जगह आपको ये मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिलता है कि जो एमाइन जो है, अमाइन ग्रुप in aniline is ortho-para directing, ओके। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आई कि एक तो जो हमारा एनिलीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दूसरी बात कि यहाँ पे जगह जगह पे एनिलीनियम आयन बन जाता है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी यहाँ बीच में अच्छे खासे अमाउंट में बन जाते हैं। और जो हमारा यहाँ एमाइन ग्रुप एनिलीन में है वो मोस्टली क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन अब यहाँ पे एमाइन ग्रुप क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग क्या है, एमाइंस थर्ड यहाँ पे लिख देंगे कि हमें ये पता लगता है कि एमाइंस आर रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग या यहाँ पे लिखते हैं अमाइन ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ओके। तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्लियर है ये बात? ओके। तो हमें ये इस स्ट्रक्चर से तीन बातें कंक्लूड हुई और इसमें हमें
बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आते हैं वो उसको अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए ऑर्गेनिक बहुत बहुत आसान हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी रिएक्शन में। चलिए अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। अब देख लेते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके यूज़ पे आते हैं। कोई चीज़ हमने लिख ली, लिखने के बाद उसका हमें एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद हम उस चीज़ को जान पाएंगे कि हमें आई या नहीं आई। अब जैसे हमारा है ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब ये हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एनिलीन लिया और इस एनिलीन का में जो हमने रिएक्शन कराया इससे Br2 ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमने अभी लिखा कि रिंग एक्टिवेटिंग है और इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग है कि ये जो है कि यहाँ पे भी Br ऐड कर देता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोगों ने रेजोनेंस में देखा था और यहाँ पे भी Br ऐड कर दिया है। अब प्लस यहाँ पे हमें 3HBr मिल जाएंगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ये ट्राईब्रोमो एनिलीन। अब जरा यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाना है हैलोजिनेशन में तो उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट वर्क करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा, इसी तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हम चाहें कि आर्थो प्रोडक्ट मिले, पैरा प्रोडक्ट मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। रिंग एक्टिवेटेड है कैसे पता लगा, क्योंकि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखा था। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसका मतलब है कि आर्थो पे भी लग सकता है, पैरा भी लग सकता है। लेकिन अगर केवल स्पेशली हमें आर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए, पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो कैसे मिलेगा, उसको पाने के लिए हमें इसके पावर को कम करना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल है, ये क्या है, ये बहुत पावरफुल है। इसके पावर को हमें कम करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसके साथ हम किसी का साल्ट बना दें, कोई भी एसिटाइलेशन कर दें, या तो एसिटाइलेशन कर देंगे तो उसका पावर कम हो जाएगा। अब हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, बात करने से समझ में नहीं आ रही होगी, अब इसको बोर्ड पे हम लोग करते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगी, देख करके चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एक बार और चलिए, हम अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसको हमें बनाना है, हमें आर्थो या पैरा बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे एनिलीन ले लिया और इसका हम एसाइलेशन कर देंगे, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन करने के लिए हमें पाइरिडीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हम एसाइलेटिंग ग्रुप लेंगे रिएक्शन कराने के लिए, तो हम रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे अभी हम लोग पीछे बहुत सारा रिएक्शन देखे हैं, कल के वीडियो को देख लेना, वहाँ पे एसाइल ग्रुप हमें कहाँ से मिला था। अभी तो जैसे हमने एनहाइड्राइड यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड का आधा हिस्सा निकल करके इसके पास चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3 डबल बॉन्ड OCH3। अब एसिड एनालाइड बन गया। इस एसिड एनालाइड बनने के बाद इसने क्या किया कि इसकी एक्टिविटी को डिम कर दिया, धीमा कर दिया। अब ये उतनी तरह से तेज़ी से रिएक्शन नहीं करेगा जितना कि पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम क्या यहाँ से एक बचा ही है,
यहाँ पे CH3COOH ऑलरेडी है। अब इस मीडियम में जब कराएंगे तो हमें दो में से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा चाहे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत आसान है, बस केवल समझना है। अगर बात समझ में आ गई तब तो कोई बात नहीं है, और बात नहीं समझ में आई तो समझने की कोशिश करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी समझ में ना आए, क्योंकि बिना समझे तो काम नहीं चलने वाला है, हमें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, बन गया आर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद इनकी हाइड्रोलिसिस कर दें बेसिक मीडियम में, दोनों की हाइड्रोलिसिस कर दें बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक काम करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को यहाँ से मिटा देते हैं। अगर हमें आर्थो पाना है, हमें पैरा पाना है, तो इस तरह से हम एक प्रोडक्ट को ही बना सकते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या मिल रहा था कि हर जगह पे अटैचमेंट हो जा रहा था। हाइड्रोलिसिस जब कर देंगे तो हमें यहाँ पे आर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, और प्लस जो है CH3COOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। बेस में भी कर सकते हैं और एसिड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये तरीका है जिससे कि हमें कोई अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पाना है तो हम उसको बना सकते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं कि हमारा जो एनिलीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, रिंग को एक्टिवेट करने वाला होता है, और वहाँ पे हम जब रिएक्शन कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने पहले देखा ब्रोमिनेशन करके, तो ब्रोमिनेशन करने पे हमें ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया था। अब हमें अगर आर्थो बनाना है, पैरा बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट एनिलीन में आर्थो या पैरा के लिए बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, एसाइलेशन करना पड़ेगा। वो एसाइलेशन करने से एमाइन ग्रुप का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। अब वो पर्टिकुलरली आर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा। अब उस आर्थो पैरा की जब एसिड या बेस में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जा कर के एनिलीन मिल कर के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हम आगे आते हैं, इसके बाद नाइट्रेशन करते हैं। अब देखिए, नाइट्रेशन से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। पहले हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो पॉज कर करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, हम यहाँ पे नाइट्रेशन में आते हैं। नाइट्रेशन करने के लिए हमें एनिलीन का नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? अरे भाई, वही जो हम हमेशा नाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं वही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या क्या लेते थे बच्चों? हम लोग लेते थे HNO2 लेते थे, और HNO3 कंसनट्रेटेड कॉन्क, और H2SO4 भी लेते थे कॉन्क। ठीक है, इतनी चीज़ें लेते थे, और टेम्परेचर 288 थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या मिलता है इसमें प्रोडक्ट, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। हमें एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे, ये हमारा NO2 बन जाता है, और फिर यहाँ पे ये बन जाता है NH2 प्लस, यहाँ पे NO2 बन जाता है, प्लस यहाँ पे हमारा जो है कि NH2। अब देखो, हमने एक काम किया है बच्चों, हमने आर्थो वाला प्रोडक्ट एकदम लास्ट में लिख दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया कि देखो, ये तो बना 51%, तो जो जैसे बना उसको वैसे लिख दिया। ये 47% बन गया। कितना बन गया? 47%।
अब यहाँ पे ये केवल 2% बनता है। अब ये क्वेश्चन एराइज करता है कि भैया आपने तो अभी बताया सर जी कि जो हमारा एनिलीन होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे मेटा कंजेशन में तो आप बहुत ज़्यादा बना करके दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों यहाँ 47% बचा? क्यों 47% मेटा नाइट्रोबेन एनिलीन बन गई? तो अभी हमने बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे थे तो हमने बताया कि ये एनिलीनियम आयन भी बना लेता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसी वजह से मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है। अब जब बचेगा तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रीजन एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाई डू एनालाइन why does मेटा प्रोडक्ट लिखते हैं ऐसे, वाई इज मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म during nitration in large amount क्यों जो है मेटा प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में बन जाता है? मेटा प्रोडक्ट क्यों यहाँ पे लार्ज अमाउंट में बन जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ सकता है कि क्यों एनिलीन नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट बनाती है, वो भी लार्ज अमाउंट में बनाती है, आर्थो प्रोडक्ट कम बनाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनिलीन तो मेटा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रेशन में जो है कि क्यों मेजर प्रोडक्ट के रूप में मेटा प्रोडक्ट बन जाता है, क्यों? इन सब का रीज़न एक ही है जो कि हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया। दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, दिस इज़ ओनली ड्यू टू, ओके। अब इसका हम आंसर लिख देते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बना सकते हैं, उसमें दिया भी है। हमें यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि जो इस बार एग्ज़ाम होंगे उसमें रीजनिंग क्वेश्चन बहुत होंगे, तो इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम aniline gives मेटा प्रोडक्ट, दोबारा इसको हम लिख रहे हैं, मेटा प्रोडक्ट मोर इन लार्ज अमाउंट than the आर्थो प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने देखा भी 47% बना था आर्थो प्रोडक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपली इसको हम जान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है वो एनिलीन क्या बनाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। और जो एनिलीनियम आयन होता है वो क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे ये जो है अधिक अमाउंट में जो है कि मेटा प्रोडक्ट बना देता है। आई बात समझ में?
तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर पैरा प्रोडक्ट चाहिए, आर्थो प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा, हमें जो है कि एनिलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन चाहिए, हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, ऐसा कुछ अगर हमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे हमारा होगा कि हम इसका एसाइलेशन बार बार बोल देते हैं एसाइलेशन। इसका एसाइलेशन कर देंगे पाइरिडीन के अंदर। क्या करेंगे बच्चों? पाइरिडीन के अंदर एसाइलेशन कर देंगे। एसाइलेशन करेंगे तो भैया इनके जो हाथ पैर हैं बन जाएंगे। अब ये ज़्यादा उछलेंगे नहीं, और जब ज़्यादा उछलेंगे नहीं तो फर्दर जब हम नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 से कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसी मीडियम में 288 केल्विन पे, तो क्या होगा? या तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब इनके हाथ पैर तो बन गए, अब ये आगे बढ़ नहीं सकते, तो या तो ये आर्थो प्रोडक्ट बना देगा और या तो ये जो है कि पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसका काम वही करना है, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और जब जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भैया क्या होगा बताइए? यहाँ से एसिड निकल जाएगी और ये हमारा O2 प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 COOH बन जाएगा। एकदम सिंपली ये बहुत ज़्यादा उछल रहा था, इसका हमने एसाइलेशन कर दिया, हाथ पैर बन गए इसका हमने नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन किया तो यहाँ पे नाइट्रो प्रोडक्ट आर्थो बन गया। पैरा बनाना चाहते पैरा बना लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्थो पैरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, सल्फोनेशन। फटाफट इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी वही दशा है, तो ऐसा हम करेंगे क्या, यहाँ हेडिंग डालते हैं सल्फोनेशन। पहले से ही इनका फर्क कर देते हैं। ये बहुत उछल रहे हैं एनिलीन महाराज, यहाँ पे क्या करेंगे हम? कोई रास्ता नहीं है, पाइरिडीन में इनका पैरा बांध दिए, ये बन गया हमारा एसिड एनालाइड बन गया। ये एसिड एनालाइड बन गया। अब इसका जब हम सल्फोनेशन करेंगे, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे या तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो पैरा प्रोडक्ट बना देते। अब की हम पैरा प्रोडक्ट बना देते हैं, क्योंकि भाई बार बार वही प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हम SO3H लगा देते हैं भैया। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे, क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया तो NH2 निकल गया, यहाँ पे SO3H। अब की हमने पैरा प्रोडक्ट बना दिया था, और ये हमारा यहाँ पे CH3COOH बन गया। लेकिन एक दिक्कत है कि हमारा जो एनिलीन होता है वो क्या होता है? एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है हम लोग। अब क्या होगा? अब तो ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ से जो ये नाइट्रोजन है इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ज्विटर आयन टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई जहाँ पे नाइट्रोजन है लगभग उन सब जगहों पे ये 3+ हो जाएगा, और यहाँ पे SO3- हो जाएगा। अब इसी को कहते हैं ज्विटर आयन। हालांकि ये ज्विटर आयन हम लोग अमीनो एसिड में भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह का ये ज्विटर आयन बन जाता है। अब एक लास्ट, ये तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है,
बहुत सिंपल है। देखो भाई, इसे तो बात ये है कि जो एनिलीन होता है ना, इसके एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे इसके पास जो लोन पेयर है, उसकी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं है। क्या नहीं देता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है। कारण क्या है भाई? हम लोग तो क्या जानते हैं? अरे हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे साल्ट बनेगा। ये हमारा क्या है? बेस है। ये हमारा लेविस बेस है ना। गुड। और ये क्या है? लेविस एसिड। तो एसिड बेस क्या करेंगे? मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बन जाएगा। कैसा साल्ट बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा NH2+ और AlCl3-। अब इसके बाद कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग का काम करता है। इट डू नॉट अलाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट reaction due to formation of salt। ये भी है साल्ट। ये जो साल्ट है डीएक्टिवेटिंग रिंग को क्या करता है? रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। आई बात सुनने? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एमाइंस। अब हम लोग जो है कि बायोमॉलिक्यूल्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।